सभी को नमस्ते। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है ऑल कट्टा एग्ज़ाम के अंतर्गत एमपीएससी एग्ज़ाम 2025 विषय हिंदी। ये मैं ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डॉक्टर धनाजी कुट्टे 9028903557। और मेरे मित्र का नंबर है जो मुंडे सर है, उनका नंबर है। इसके पहले के वीडियो में मैंने मूलतः सेट के एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम को आपके सामने रखा था। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत, महाराष्ट्र एजुकेशन सर्विस के अंतर्गत, ग्रुप ए के अंतर्गत मूल रूप से देखा जाए तो हमारे सिलेबस को लेकर ही, यानी कि सेट के सिलेबस को लेकर ही एमपीसी का पाठ्यक्रम तय होगा। सबके मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, किस आधार पर होगा। मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम जो होगा हमारा सेट का पाठ्यक्रम होगा। उसके बाद उसके बाद दूसरा पाठ्यक्रम जो है उसके अंतर्गत थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा, जो अनुसंधान को लेकर होगा, अनुसंधानात्मक होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी को, रिसर्च के संदर्भ में होगा कि कैसे किया जा सकता है, रिसर्च किस प्रकार से किया जा सकता है, शोध किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में होगा। आपको सबको पता है कि 200 अंक की आपकी परीक्षा होगी, एग्जाम होगी। उसमें 50 अंक जो है आपके साक्षात्कार के लिए रखे जाएंगे। दोस्तों, अब सेट का पाठ्यक्रम जो है वह 10 इकाइयों में विभाजित है। ऐसा कभी हुआ है कि हिंदी भाषा और साहित्य और विकास को लेकर सेट एमपीसी का पाठ्यक्रम तय होगा? नहीं। मूलतः हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर ही सबसे ज्यादा अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 10 इकाइयों में से सिर्फ इकाई क्रमांक 1 जो है आपके सामने मैं फिलहाल तो रख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि हिंदी भाषा और उसका विकास किस प्रकार से होगा। आप कड़ी मेहनत करोगे, ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, तो आपके कई प्रश्न जो है, कई प्रश्नों का समाधान इसी वीडियो में मिल जाएगा। विश्लेषण होगा, उसके बाद उस पर 50 या 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना पढ़ाया गया है, जितना विश्लेषण किया गया है, उस पर ही प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। उसके बाद इस पर नोट्स जो है आपको इस पर जो है नोट्स जो है आपको नोट्स जो है आपको भेजे जाएंगे। उस पर एमपीसी के द्वारा कैसी परीक्षा ली जाती है, इसको लेकर बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर भी आपके सामने रखा जाएगा। चलो तो देखते हैं। किसी भी प्रश्न, किसी के मन में किसी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी फोन की राह देखूंगा। हिंदी भाषा और उसका विकास। दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की बोली जाती है भाषाएं बोली जाती है। कौन सी परिवार की? एक द्रविड़ परिवार की, दूसरी आर्य परिवार की। उत्तर भारत की भाषाएं जो है मूलतः आर्य परिवार की है, तथा दक्षिण भारत की भाषाएं जो है द्रविड़ परिवार की है। याद रखना, हर छोटे छोटे वाक्यों को लेकर प्रश्न निर्माण हो सकता है। इसीलिए हमें कई बातों को ध्यान रखना है, उसकी जड़ तक हमें जाना है, स्मार्ट वर्क करना है, सही तरीके से सूत्रबद्धता के रूप से उसे निखारना है। तो इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी जो है हिंदी है। किसकी उत्तराधिकारिणी हिंदी है? संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कालखंड को भी याद रखना बहुत जरूरी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक, यानी कि अब तक जो 1000 से अब तक जो चल रहा है उसका विश्लेषण भी इसमें किया जाएगा। प्राचीन भारतीय
आर्यवत भाषा काल में, थोड़ा गलत हो गया, में वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत दो भाषाएं थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचनाएं हैं। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुर मात्रा थी। तत्सम शब्द, आपके मन में प्रश्न निर्माण हुआ, ये तत्सम, देखो भाषा के दो रूप है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, इसका अर्थ यह होता है कि संस्कृत से जैसे कि वैसे आए हुए शब्द, जो मूलतः हिंदी भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत इसका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। मध्यकालीन आर्य भाषा काल में तीन भाषाएं विकसित हुई। एक पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, प्राकृत भाषा 1 से 500 ईसा तक, अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईसा तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। याद रखना, पाली को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, तो मागधी भाषा से जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपटल पाली में लिखे गए हैं। त्रिपटकों के नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन नाम प्रमुख मात्रा में लिए जाते हैं। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित भाषा थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद है। प्राकृत भाषा के कितने प्रमुख भेद हैं? 5। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली है। याद रखना, ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। देखो 5 भेद जो है उसमें से नंबर 1 है शोषरणी प्राकृत, जो मथुरा या सुरसेन जनपद में बोली जाती है। इसे मध्य देश की बोली कहा जाता है। पैसाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्र इसका मूल निवास स्थान माना जाता है, बोली जाती है। अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और शोषणी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी, है ना। मा, मागची प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग मूलतः 500 ईसा पूर्व से 1000 तक माना जाता है। अपभ्रंश का कालखंड कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1000 तक माना जाता है। इस भाषा को अवभट और अवभट, इन दोनों शब्दों में फर्क है। ठ को ठ लगा दिया गया है, याद रखिएगा। और अवहत्य, इन तीन भाषा देशी भाषा के रूप में इसको जाना और पहचाना जाता है। देश भाषा, विदेशी भाषा आदि नामों से उसको पुकारा जा सकता है। किसको किसको पुकारा जा सकता है? अपभ्रंश। इस भाषा को अवभट, अवभट, अवहत्य, देश भाषा, देशी भाषा आदि नामों से भी पुकारा गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी कि शब्दशः अर्थ क्या होगा? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में यह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा दे सकते हैं। कौन सी संज्ञा दे सकते हैं? अपभ्रंश का नाम दे सकते हैं, अपभ्रंश की संज्ञा दे सकते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत अलग अलग लोगों के हमारे सामने दिखाई देते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा अपनी पुस्तक में, कौन सी किताब में कहा? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में कहा कि अपभ्रंश का जन्म काल 700 ई स्वीकार किया गया है। नामों से वह हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक है, आलोचक है। उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में कहा है कि अपभ्रंश का जन्म काल 700 ई स्वीकार किया गया है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म काल 500 ई के आसपास हुआ है। देखो आपको प्रश्न उस लेखक के किताब के नाम से जाना जाएगा। नामवर सिंह ने अपभ्रंश का कालखंड कब माना है? 700 ईसाई पूर्व। उदय नारायण तिवारी ने कब माना है? 700 ईसाई पूर्व माना है। ईसाई ईस्वीसन माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कब माना है? तो 500 के आसपास माना है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक
विक्रमो विर्षीय में निम्न वर्गों के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के कालांतरवादी आचार्य भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य उपयोगी भाषा माना है। कौन सी भाषा माना है? काव्य उपयोगी भाषा माना है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ई तक हुआ। यद्यपि इसका काल 500 ई से 1000 ई तक माना जाता है। 1000 ई से आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ। अंततः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश से 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर विकास होता रहा। वो विकास किस प्रकार से होता रहा और अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप विकसित होने वाली और उससे विकसित होने वाली भाषाएं कौन सी है, इसे हम देखेंगे। शोषरणी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी, लहंदा। भ्रांचंड अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। इसको लेकर भी इनको लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप से समझा जा सकता है। जैसे वैदिक संस्कृत 1, संस्कृत नंबर 2, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाएं निर्माण के तौर पर हमारे सामने आती है। एमपीसी के सभी आने वाले नवयुवकों को, दोस्तों को, मित्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जुड़ चुके हैं और कई आपके मन की शंकाओं का जो है निवारण मैं जरूर इस प्रश्नों के माध्यम से करता रहूंगा। आप मुझे कमेंट्स में भी कुछ न कुछ लिख सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अभी नहीं तो कभी एमपीसी के जो जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम देने के लिए तैयारियां शुरू की है, उन सभी छात्रों को मैं यही कहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए पूरी एडी चोटी एक कर दीजिए, लेकिन इस परीक्षा से हमें मिनिमम 200 में से 185, 90 के तो आगे जाना ही पड़ेगा। कितने? 90 के आगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शोषरणी अपभ्रंश से ही हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मूलतः शोषरणी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध क्या रहा है? अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा। कितनी शताब्दी तक? 12वीं शताब्दी तक। किंतु 1000 ई तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अंततः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ई से हुआ, ऐसा मानना तर्कसंगत होगा। अपभ्रंश में प्रयुक्त उद्भव तद्भव शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया गया। तत्सम और तद्भव यानी कि तत्सम से जो परिवर्तित होकर आए हैं वह ऐसे शब्द यानी कि तद्भव शब्द। अपभ्रंश की ध्वनियां भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप से हुआ, जैसे ण, ढ़, व, ण, म, ळ। देखो ये ढ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ड के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और न आधा है, ह को जोड़ दिया, म आधा है, ह को जोड़ दिया है। याद रखिए, ये वर्णमाला के अंतर्गत छोटी छोटी बातें आती है। मैं जब व्याकरण को लेकर बात करूंगा तो इसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। हिंदी की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर रहती है। संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन 2 लिंग ही रह गए। संस्कृत में जहां 24 रूप बनते थे, वही हिंदी में केवल 2 रूप रह गए, मूलतः विकारी रूप। विकारी रूप का अर्थ होगा, है ना, अविकारी और विकारी शब्द। अविकारी यानी कि जिसमें बदलाव नहीं होता है, विकारी यानी कि इसमें बदलाव होता है ना। लिंग के रूप में बदलाव होगा, वचन के रूप में बदलाव होगा, इस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत आएगा। शोषरणी अपभ्रंश इस काल की साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक
सुरसेन प्रदेश से लेकर बाबर तक इसका एक क्षत्र साम्राज्य था। हिंदी में अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों, है ना, सारी प्रवृत्तियों को अपनाया गया। संस्कृत पाली प्राकृत संयोगात्मक भाषा थी, जबकि अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक थी। संयोगात्मक संयोग के साथ, अयोगात्मक यानी कि साथ में लेकर चलना। जैसे संज्ञा सर्वनाम कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अपभ्रंश के कारण कारक चिन्ह अलग से लगने लगे। अपभ्रंश कारक यानी क्या? कर्ता ने कर्म को करण से जो बीच बीच में लगने वाले शब्द है उसे कारक। कारक के पूरे 8 प्रकार है। यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण की। अपभ्रंश में भी नपुंसकलिंग हिंदी की तरह नहीं है। काव्य के रूप में भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य कुछ उदाहरण आचार्य सॉरी आचार्य काव्य के प्रयुक्त अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश के कुछ आचार्य शुक्ल ने कुछ उदाहरण जो जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए हैं, जो पुरानी हिंदी के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे भला हुआ जो मारिया बहिणी महाना कंतु लजेतु लजेजू तू भैया कहू जे भाग्य घर एतु। मुंज कवि ने लिखा है 8वीं शताब्दी के अंतर्गत। कब लिखा है? 8वीं शताब्दी के अंतर्गत। और इसका अर्थ यह होगा कि अर्थात भला हुआ जो मेरा कथ युद्ध में मारा गया। हे सखी, यदि वह युद्ध क्षेत्र में कायरता पूर्वक भागकर घर जाता आता तो मैं सखियों से लज्जित हो जाती। ये अपभ्रंश में लिखा गया है। मूलतः मानकीकरण की हिंदी के अंतर्गत इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया जाएगा। आदिकालीन हिंदी एवं अपभ्रंश में अंतर क्या है? आदिकालीन हिंदी, आदिकाल के अंतर्गत आपको पता है आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कालखंड माना जाएगा। उसमें हिंदी और अपभ्रंश का क्या अंतर है? अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ आ इ ई ए तक। ए आठों की मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए आओ विकसित हो गए और संयुक्त स्वर थे तथा उसका उच्चारण क्रमशः ए आए था। च छ झ अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्ष हो गए। याद रखिए, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। न र ल स ध्वनिया अपभ्रंश में दैत्य ध्वनिया थी, जबकि हिंदी में ये वर्तीय ध्वनिया बन गई। अपभ्रंश में अण अण ध द ध्वनिया थी, जबकि हिंदी में इसका प्रयोग होने लगा। नन नन्ह मनह लह अपभ्रंश में प्रयुक्त व्यंजन थे, जो हिंदी में आकर क्रमशः न म ल ये महाप्राण बन गए रूप में सामने आए। अर्थात अब ये संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन बन गए। संस्कृत फारसी में कुछ हिंदी में आ गए थे, जिससे कुछ नए संयुक्त व्यंजन जो अपभ्रंश में नहीं थे, जो हिंदी में आ गए। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा थी जिसमें क्रिया एवं कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूप की प्रधानता दिखाई देती है। सहायक क्रियाओं एवं परमाशों का हिंदी में प्रयोग होने लगा। उसकी वियोगात्मकता प्रकृति का परिचय देती है। हिंदी वाक्य रचना तथा शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगे, जो अपभ्रंश में पूर्ववर्त भाषाओं की भांति अनिश्चित था। हिंदी के शब्द भंडार में संस्कृत भाषाओं के साथ साथ पश्तो, फारसी, तुर्की के शब्द भी प्रयुक्त होने लगे। दोस्तों, आपको तो पता है आज की आधुनिक हिंदी भाषा जो है मूलतः सभी भाषाओं को ग्रहण कर लेती है, अपना लेती है। उसमें अंग्रेजी के शब्द है। मूलतः वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, है ना, संयुक्त व्यंजन, रेप, पदेन, इन सभी को देखा जाए तो मूल रूप से अपभ्रंश भाषा या पुरानी हिंदी की कुछ कवियों ने भी कुछ साहित्य लिखे, जिनके नाम इस प्रकार है, उनकी रचना इस प्रकार है। सरहपा मुक्त रचनाएं लिखी। देवसेन श्रावा काचार, स्वयंभू उपचर्यु, है ना, रिट्ठू मेमी चर्यु, स्वयंभू छंद, इनके 3 ग्रंथ रहे उस समय। पुष्पानंद ने महापुराण लिखा। उसके बाद दशहर चर्यु लिखा। धनपाल ने भविष्यत कहा।
अब्दुल रहमान में संदेश रासक, जिमिनी दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा, जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश लिखा, योग सार लिखा, राम सिंह ने पहुड़ दोहा लिखा, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा, विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पतलका आदि लिखा। हिंदी भाषा जो हमने अब तक जो विश्लेषण पूरा देखा है, उस विश्लेषण को लेकर मैंने पूरे 25 प्रश्न बनाए हैं दोस्तों। इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। 2 शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। जो एमपीसी के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले छात्र हैं, सफर में धूप है, चल सके तो चलो, रास्ते में भीड़ है, मुझे गिराकर संभल सकेंगे तो चलो। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे कई छात्र हैं, एक कई छात्र हैं, उन सभी छात्रों को गिराकर आपको आगे छलांग लगानी है। क्या करना है? छलांग लगानी है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो अब तक हमने पढ़ा उसको लेकर किस प्रकार से होंगे। भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन, है ना, एक काल विभाजन को लेकर भाग 1 के अंतर्गत प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं के कालखंडों की संख्या कितनी है? 3। उत्तर होगा 2, 3, 4, 5, 3। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन होगा, सॉरी। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल कब माना जाएगा? काल दूसरा भाग है, उसके अंतर्गत प्रश्न होगा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुई? एक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। पाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मागधी भाषा के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? पाली में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के कितने भेद है? मूलतः 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। अपभ्रंश भाषा को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेड़ा हुआ या गिरा हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जन्म काल कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और 700 किसके आधार पर? 2 लेखक थे, उनके आधार पर 700 ईसाई तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का इतिहास में प्रयोग कब हुआ? 1200 ई तक हुआ। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप जो है उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की उत्पत्ति मूलतः किस अपभ्रंश से हुई? शोषणी अपभ्रंश से हुई। पंजाब और लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची अपभ्रंश से हुआ। बंगला, असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा का विकास जो है को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां भाग, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ई से माना जाता है। संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 है। हिंदी में कितने वचन हैं? 2 है ना, वचन, एक वचन और बहुवचन। ध्वनि परिवर्तन अपभ्रंश में कितने स्वर माने जाते हैं? 8। आदिकालीन हिंदी में कौन से 2 स्वर विकसित हुए? ए आओ 2 विकसित हुए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अपभ्रंश में नहीं थी? ण और ढ। अपभ्रंश के कवि, 7वां भाग, उपचुरयु के रचयिता कौन है? स्वयंभू हो सकता है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। संदेश वाहक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? विद्यापति। भाषा की प्रकृति, 8वां भाग, उसको लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत, पाली और प्राकृत किस प्रकार की भाषाएं थी? संयोगात्मक भाषाएं थी। कैसी थी? संयोगात्मक, संयोग में रहने वाली। अपभ्रंश और हिंदी किस प्रकार की भाषाएं हैं? वियोगात्मक भाषाएं हैं। भाषाओं के क्रमिक विकास का सही क्रम लगाइए। वैदिक संस्कृत, एक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। याद रखिए, ये सभी जो है पूरे 25 प्रश्न है। जितना हमने पढ़ा है इसको लेकर ये उसकी उत्तर कुंजी भी दी गई है। ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको सबको अच्छा लगा होगा, मैं ये अपेक्षा करता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी को लेकर, अभी जो हमने पढ़ा, इसी को लेकर इतवार का वह दिन रहेगा जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हर यूनिट के कई प्रश्न होंगे। मैं
इकाई को पूरी इकाई खत्म होने के बाद उसको लेकर मैं 200-300 प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने रखूंगा, छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूंगा। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।